हेलो स्टूडेंट्स, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ झुंझुनू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे इससे पहले की वीडियो में आपने समांतर रेखाओं, उनसे बनने वाले कोणों से संबंधित समस्याओं को हल किया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आज विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों की चर्चा करेंगे कि त्रिभुज है वो किस प्रकार से यानी उनका वर्गीकरण किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज क्या होता है। और ये आपने काफी बार इसका अध्ययन कर लिया होगा। त्रिभुज एक छोटी सी चर्चा जो सबसे छोटी क्लास से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर त्रिभुज जो है ये होता है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, जैसे यहाँ पर ये तीन भुजाएं हैं ए बी सी, और इनसे बनने वाली जो बंद आकृति होती है उस आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर ए बी बी सी और ए सी हैं, ये इन भुजाओं के नाम कहलाते हैं। यहाँ पर कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये कोणों के नाम कहलाते हैं जो त्रिभुज के अवयव कहलाते हो सकता है। जैसे इस कोण ए की चर्चा करें तो इसको आप कोण ए भी कह सकते हैं, इसको कोण बी ए सी भी कह सकते हैं, इसको कोण सी ए बी भी कहा जा सकता है। इसी प्रकार बी और सी को भी आप नामांकित कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम त्रिभुजों का वर्गीकरण करेंगे और सबसे पहले उन त्रिभुजों का वर्गीकरण कर रहे हैं वह कर रहे हैं भुजाओं के आधार पर। यानी आपको जानना जरूरी है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण जो होता है वो कैसे होता है, किस प्रकार होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला अपना बिंदु है कि उन त्रिभुजों का अपन वर्गीकरण करें यानी त्रिभुजों की पहचान करें तो भुजाओं के आधार पर। तो उसमें सबसे पहला जो है वह है समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, क्या होता है समबाहु त्रिभुज। मान लीजिए आपके पास में कोई त्रिभुज है, जैसे इस त्रिभुज का जो नाम है वह पी क्यू आर कहा जाए। तो यहाँ पर इस त्रिभुज की देखिए तीनों भुजाएं जो हैं वो लंबाई में समान, जो आपको संकेत दिए गए वो बराबर का संकेत दे रहे हैं। और यहाँ पर इस त्रिभुज पी क्यू आर की जो तीनों भुजाएं हैं वे बराबर है। जैसे मान लीजिए पी क्यू है, इसका नाप 4 सेंटीमीटर के बराबर है, इसका नाप भी 4 सेंटीमीटर के बराबर है, इसका नाप भी 4 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ देखिए इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर है और इस प्रकार जो त्रिभुज होता है, इस प्रकार का त्रिभुज होता है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की जो परिभाषा हुई वो है क्या हुई कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा जो है वह है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की चर्चा करें तो समद्विबाहु त्रिभुज जो है वह क्या होता है, किसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो जैसे आपने अभी समबाहु त्रिभुज के बारे में आपने पढ़ा कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसी के आधार पर समद्विबाहु को आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, जैसे कोई त्रिभुज आपके पास में ए बी सी, और यहाँ पर देखिए ये भुजा है और ये भुजा दो बराबर है, जिसको मैं कह दूं कि 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर के बराबर। कोई आवश्यक नहीं है कि ये भुजाएं बराबर हो, आप इन भुजाओं को बराबर भी कह सकते हैं 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए इस त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी और भुजा बी सी दोनों बराबर है, और जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उस त्रिभुज का जो नाम होता है यानी उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार तीसरा जो बिंदु है अपना यानी तीसरा जो प्रकार है वह है विषमबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले देखिए कि विषमबाहु त्रिभुज जो है उसकी परिभाषा क्या है, उसकी आकृति जो है वो कैसे होती है। तो यहाँ पर विषम शब्द है, इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं लंबाई में अलग अलग हो यानी बराबर नहीं हो, जैसे त्रिभुज ए बी सी है, इसकी भुजा है 3.6 सेंटीमीटर, इसकी भुजा मान लीजिए 2.8 सेंटीमीटर, इसकी भुजा है 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ देखिए इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं आपस में किसी के बराबर नहीं, यानी तीनों भुजाएं हैं वो अलग अलग हैं। और इस प्रकार जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के जो नाप होते हैं अलग अलग होते हैं उस त्रिभुज को कहा जाता है विषमबाहु त्रिभुज। इस प्रकार यहाँ पर उन त्रिभुजों का वर्गीकरण जो किया गया वो भुजाओं के आधार पर किया गया, जिसमें सबसे पहला है समबाहु त्रिभुज
जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं। दूसरा जो था समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं लंबाई में बराबर होते हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे अगला जो था विषमबाहु त्रिभुज, और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। इस प्रकार भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण किया गया। इसी प्रकार कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण करें, यानी दूसरी जो उसकी पहचान है वह है कोणों के आधार पर। अभी आपने भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण किया था, अब उनका वर्गीकरण करेंगे कोणों के आधार पे, और उन कोणों के आधार पे उनका जो वर्गीकरण किया जाए तो याद है कि सबसे पहला जो है वह है न्यून कोण त्रिभुज। तो यहाँ पर न्यून कोण है, उसकी परिभाषा आप पहले से पढ़ चुके हैं यानी उसका अध्ययन कर चुके हैं। तो न्यून कोण क्या था कि जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर उसके साथ में एक शब्द और जोड़ दिया गया है त्रिभुज। तो यहाँ पर जैसे देखिए कोई त्रिभुज है PQR, मान लीजिए कि इस कोण का मान है वो 50 डिग्री है, इसका मान मान लीजिए कि 70 डिग्री है, इसका मान मान लीजिए कि 60 डिग्री। अब यहाँ पे इस त्रिभुज को देखिए और समझिए कि प्रत्येक कोण का जो मान है, देखिए यहाँ पे 50 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, इनका मान है वो वह 90 डिग्री से कम है। और इस प्रकार जिस त्रिभुज के प्रत्येक, यहाँ देखिए त्रिभुज PQR जो है, कोण P का मान है 50 डिग्री, कोण Q का मान 70 डिग्री, कोण R का मान 60 डिग्री। यहाँ देखिए प्रत्येक कोण का जो मान है वह है 90 डिग्री से कम, और 90 डिग्री से कम के कोण को आप न्यून कोण कह रहे थे। और यहाँ पर त्रिभुज PQR जो है इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है, इसलिए इस त्रिभुज को कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या हुआ कि जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो यानी न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो है वह है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, यहाँ पर उस समकोण के आधार पर आप आकलन कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि जैसे देखिए ये कोई त्रिभुज है आपके पास में XYZ, और जिसमें ये कहा जाए कि इस कोण x का जो मान है वह 90 डिग्री के बराबर। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं, यानी समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो इस 90 डिग्री के आधार पे पता कर सकते हैं अपन कि 90 डिग्री के कोण को समकोण कह रहे थे। अब ये कोण दे दिए गए हैं किसके, त्रिभुज के कोण, इसलिए जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। तीसरा जो बिंदु है वह है अपना अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, और ये अधिक कोण त्रिभुज का अर्थ हुआ कि जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो। जैसे यहाँ पर देखिए इसको आसानी से आप देख सकते हैं कि इस कोण का मान है वो 90 डिग्री से, जैसे मान लीजिए त्रिभुज ABC है, और इस त्रिभुज ABC का ये कोण जो है ये कोण अधिक कोण है। अधिक कोण है उसकी परिभाषा आप पढ़ चुके हैं पहले से कि जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है उसे अधिक कोण कह रहे थे। अब ये कोण है आपको त्रिभुज के दे दिए गए, इसलिए इस कोण को यानी इस त्रिभुज को कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये दे दिया जाए आपको कि ये कोई त्रिभुज है और इस कोण का जो मान है वो है आपको मान लीजिए कल्पना करेंगे 110 डिग्री दे दिया गया। तो यहाँ पर देखिए इस कोण को, ये कोण 90 डिग्री से अधिक है, 180 डिग्री से कम है, तो इसका मतलब किस प्रकार का त्रिभुज हुआ, अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ पर इस प्रकार इन कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण किया गया। सबसे पहला है न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं उसे न्यून कोण त्रिभुज कहा गया। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है, और जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। इसी प्रकार उन त्रिभुजों से संबंधित और परिभाषाएं जिनका इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे, इसलिए उनको सरलता से सीखने के लिए, उन परिभाषाओं को याद रखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें।
ताकि हर त्रिभुज से संबंधित जो परिभाषाएं वो आपको सीखने में सरलता रहे। तो यहाँ पर देखिए अगला जो बिंदु है वह है माध्यिका। तो सबसे पहले देखिए माध्यिका जो शब्द है, ये माध्यिका है वो त्रिभुजों से संबंधित है। और माध्यिका का अर्थ होता है, देखिए जैसे ये त्रिभुज आपके पास में कोई भी त्रिभुज जैसे पी क्यू आर त्रिभुज है, यहाँ ये त्रिभुज भुजा क्यू आर जो इसका मध्य बिंदु मान लीजिए कि एम है और इसको पी एम को मिलाया गया है, तो ये पी एम जो है यह त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। तो माध्यिका की परिभाषा क्या हुई कि त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को, यहाँ देखिए एम है वह भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है और उसके सम्मुख जो शीर्ष पी है उसको मिलाया गया है, और इस प्रकार किसी भुजा के मध्य बिंदु को उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाती है। तो यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर जो है उसमें एम और क्यू आर का मध्य बिंदु है, पी उस भुजा के सम्मुख शीर्ष है, पी को एम से मिलाया गया, इस प्रकार पी एम जो है वह त्रिभुज की क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। इस प्रकार किसी भी त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं हो सकती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इस भुजा का मध्य बिंदु मान लिया जाए कि एन है, और यदि इस क्यू को एन से मिला ले तो ये भी माध्यिका कहलाएगी। इस भुजा का मध्य बिंदु है वह मान लीजिए कि एस है और आर को एस से मिला दिया जाए तो इस प्रकार की ये भी माध्यिका कहलाएगी। तो इस प्रकार किसी भी त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं होती हैं, और ये तीनों की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को कहा जाता है केंद्रक या केंद्र। तो यहाँ पर इस माध्यिका के साथ साथ में त्रिभुज के केंद्र की परिभाषा की भी चर्चा करें। तो यहाँ पर त्रिभुज की तीनों माध्यिका देखिए, माध्यिका पीएम, माध्यिका क्यूएन और माध्यिका आरएस, तीनों के तीनों किसी बिंदु मान लीजिए ओ पर मिल रहे हैं, तो ये ओ बिंदु जो है इस बिंदु को कहते हैं केंद्रक। इसी प्रकार से बात करें शीर्षलंब की, तो देखिए ये शीर्षलंब जो है इसके आधार पर आप आसानी से पहचान कर सकते हो कि ये शीर्षलंब क्या होता है। तो यहाँ पर शीर्षलंब की बातें करें तो सबसे पहले देखिए ये कोई त्रिभुज आपके पास में पी क्यू आर, और यहाँ इस शीर्ष पी से इसके ऊपर लंब डाल दिया गया, जैसे यहाँ पर एम लंब डाल दिया, ये पी एम लंब डाल दिया। तो यहाँ पर क्या है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से, जैसे त्रिभुज पी क्यू आर है, इसके शीर्ष पी से इसके समूह भुजा पी क्यू आर पर पी एम लंब डाला गया, और त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी समूह भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। और इस प्रकार किसी भी त्रिभुज में तीन शीर्ष लंब हो सकते हैं, जैसे यहाँ से इसके ऊपर लंब डाल दिया गया एन, यहाँ से इसके ऊपर लंब डाल दिया गया जिसको एस कहें, और ये तीनों के तीनों जो शीर्ष लंब है जहां पर आकर मिल रहे हैं, जैसे ओ बिंदु पे मिल रहे हैं, इस बिंदु को कहते हैं लंब केंद्र। तो देखिए यहाँ पे शीर्ष लंब की जो परिभाषा थी, यानी त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी समूह भुजा पे डाला गया जो लंब, जैसे पी एम है, क्यू एन है, आर एस है, ये कहलाते हैं शीर्ष लंब। और तीनों शीर्ष लंब आकर के जिस बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद करें, आपस में मिल रहे हैं, संगामी होते हैं, उस बिंदु को कहा जाता है लंब केंद्र। इसी प्रकार से चर्चा करेंगे कि अंतः केंद्र की। अंतः केंद्र, क्योंकि सारी चर्चाएं एक साथ करना, हालांकि इसकी जरूरत है वो आगे चल के होगी, तो इस वीडियो के माध्यम से यहीं पे इसको सीखने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए अंतः केंद्र क्या है, तो यहाँ पर कोई त्रिभुज है आपके पास में, जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, और यहाँ पर इस त्रिभुज की ये जो कोण जो है, त्रिभुज के बी कोण है, सी कोण है, ए कोण है, या ए बी सी कहें, बी सी ए कहें, या बी ए सी कहें, इन कोणों का समद्वि भाजन कर लिया जाए। और इन कोणों के समद्वि भाजन की जो बातें वो पहले से आपके चर्चा में आ चुकी हैं, कोणों का समद्वि भाजन। इसी प्रकार इस कोण का समद्वि भाजन करें, इसी प्रकार से इस कोण का समद्वि भाजन करें, और ये तीनों के तीनों जो कोणों के समद्वि भाजन आकर के जहां जिस बिंदु पर मिलते हैं, देखिए यहाँ पर इस कोण का समद्वि भाजन किया गया, इस कोण का समद्वि भाजन किया गया, इस कोण ए का समद्वि भाजन किया गया, और ये तीनों के तीनों समद्वि भाजन आकर के जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। तो क्या हुई अंतः केंद्र की परिभाषा कि त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्वि भाजन, कोण का समद्वि भाजन आपने करना सीख लिया होगा, जैसे कोई कोण है इसका समद्वि भाजन करना है, इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखते हुए कोई चाप लगाया जाता है, जितना आपने प्रकार खोला उतना प्रकार इस बिंदु पर से
इतना प्रकार इस बिंदु पर से, और ये दोनों के दोनों चाप जहाँ काटते हैं उसको यदि इस बिंदु से मिलाते हैं तो ये कहलाता है उस कोण का समद्वि भाजन। तो यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्वि भाजन किए गए और तीनों कोणों के समद्वि भाजन आकर के जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को कहते हैं त्रिभुज का अंतःकेंद्र। इसी प्रकार बात करें परिकेंद्र की, तो यहाँ पे परिकेंद्र का अर्थ है कि वहां पर तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पे बिंदु ज्ञात करना है। तो वह तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर बिंदु होगा, वो कैसे ज्ञात किया जाए, जिसको परिकेंद्र कहा जाता है। और देखिए परिकेंद्र, जैसे कोई त्रिभुज आपके पास में त्रिभुज ए बी सी, और यहाँ पर इसकी तीनों भुजाओं का समद्वि भाजन किया जाए, और समद्वि भाजन आप पढ़ चुके हैं, जैसे ये भुजा है इसका आपको समद्वि भाजन करना है, तो यहाँ पर प्रकार के नौ पर रख के आधे से ज्यादा प्रकार चाप लगाया जाता है, उतना चाप इस बिंदु पर से रख के लगाया जाता है, दोनों चाप आपस में जहाँ पे मिले इनको यदि मिलाएं तो ये कहलाता है उस रेखाखंड का समद्वि भाजन। तो यहाँ पर त्रिभुज की भुजाओं के समद्वि भाजन किए जाए, जैसे बीसी का समद्वि भाजन किया जाए तो बी और सी पर से आधे से ज्यादा चाप खोलते प्रकार खोलते चाप लगाया जाता है। इसी प्रकार एसी का समद्वि भाजन किया जाए इस प्रकार से, और इसी प्रकार इसका समद्वि भाजन किया जाए, और देखिए तीनों के तीनों समद्वि भाजन हैं वो किसी बिंदु पर आकर मिलते हैं, एक बिंदु पर मिलते हैं, और उस बिंदु को कहा जाता है परिकेंद्र। तो क्या हुई परिकेंद्र की परिभाषा कि त्रिभुज की भुजाओं के समद्वि भाजन जिस बिंदु पर मिलते हैं, जैसे ओ बिंदु पे मिलते हैं तो इस ओ बिंदु को कहा जाता है परिकेंद्र। तो ये परिभाषाएं जो थी वो त्रिभुजों से संबंधित परिभाषाएं थी। आज हम उस त्रिभुजों से संबंधित कुछ जिसको प्रमेय कहा जाता है उसको सिद्ध करेंगे, और आपने काफी बार अध्ययन कर लिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग योग 180 डिग्री होता है। आपने इसको कई बार पढ़ा है, छोटी छोटी क्लासों में पढ़ लिया, लेकिन ये होता कैसे आज हम उसको सिद्ध करेंगे, और उस सिद्ध करने की जो प्रक्रिया उसको प्रमेय कहा जाता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इस बात को सिद्ध करना है। तो जैसे देखिए आपके पास में त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज ए बी सी, और आपको सिद्ध करना है यहाँ पर कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये बात अपने को सिद्ध करनी है। कैसे सिद्ध करेंगे, उसके लिए आपको रचना करनी पड़ेगी। जैसे ये बिंदु ए है, इस ए बिंदु से क्या करेंगे कि इस बीसी के समांतर रेखा खींच लेंगे, जिसको PQ नाम कहा गया PQ, बाकी आप ABC को छोड़ के कोई भी नाम दे सकते हैं। और इस प्रकार बनने वाले जो कोण है इन कोणों को नामांकित कर लें, जैसे इसको कोण 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, इसको 3 कह दिया, इसको 4 कह दिया, इसको 5 कह दिया। आप कहीं भी कोणों को अंकित कर सकते हैं, इससे वो नहीं है कि हमें रटने की जरूरत पड़े, आप चाहे वहां पे अंकित कर सकते हैं। यहाँ पर रचना में क्या क्या है कि ए बिंदु से गुजरती हुई PQ रेखा खींची गई है, वह किसके समांतर खींची गई है, BC के समांतर खींची। और आपने उन समांतर रेखाओं से संबंधित कोणों का अध्ययन कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए ये PQ और BC दोनों समांतर रेखाएं, उस स्थिति में AB तिर्यक रेखा इनको काट देती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कोण जो 4 जो है उसका मान कोण 1 के बराबर है, और ये अंतः एकांतर कोण कहलाता है, जिसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया जाए। क्यों है 4 और 1, इसका कारण बता दिया गया। और ये PQ और BC समांतर रेखाएं, उस समय AB उनको तिर्यक रेखा काट रही है। इसी प्रकार से PQ और BC दोनों समांतर रेखाएं, उस समय AC तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है। तो कोण 5 और कोण 3 का मान भी क्या होगा, बराबर होगा, कोण 5 बराबर कोण 3। और इसका कारण भी ये हुआ कि ये एकांतर कोण। और इसी प्रकार समीकरण नंबर, आपको इन कोणों का योग ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ा जाए। तो यहाँ पे देखिए जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ लें, यानी इन दोनों से, तो कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कोण 1 प्लस कोण 3। अब यहाँ देखिए त्रिभुज जो था आपके पास उसमें कोण 2 बन रहा था, 4 बन रहा था, 5 बन रहा, तो 4 और 5 तो आपके पास में आ चुके हैं, लेकिन कोण 2 तो नहीं है, इसलिए समीकरण के दोनों पक्षों में कोण 2 जोड़ दें। कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। यहाँ पे क्या किया गया, दोनों पक्षों में कोण 2 जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया, तो क्योंकि त्रिभुज के आपको तीनों कोण बनाने हैं, इसलिए। अब यहाँ पर देखिए इसको कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3,
कोण ए प्लस 2 प्लस कोण 3 जो है इनका मान हो गया 180 डिग्री के बराबर। और ये बात आप पहले से अध्ययन कर चुके हैं कि यहाँ पर ये रेखीय कोण युग्म कहलाते, तो यहाँ देखिए इन सब कोणों का योग है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। और इस प्रकार यहाँ पर मान हुआ कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। और कोण 2 कोण 4 कोण 5 जो है उनको आपने एबीसी से अंकित कर रखा था, और इसलिए इसका जो हल हुआ ये हो गया कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इस प्रकार आप उस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। क्योंकि इनसे संबंधित जो एक्सरसाइज है उसको हल करेंगे तो आपको इन कोणों के योग की आवश्यकता होगी, इसलिए आपको पता होना जरूरी है कि इनका 180 डिग्री के बराबर कैसे होता है। और इसी क्रम में एक छोटा सा बिंदु और दे रखा है जिसके बारे में भी आप अध्ययन कर चुके हैं कि त्रिभुज की किसी भुजा को आगे बढ़ाया जाए, किसी भी भुजा को, और इस प्रकार बनने वाला जो बहिष कोण होता है तो उनका जो योग होता है, देखिए ये क्वेश्चन है, कोई भी आपके पास में त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी और इसकी किसी भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए, जैसे मैंने इस भुजा बीसी को डी तक बढ़ा दिया गया और कह रहा है कि इस प्रकार बनने वाला बहिष कोण जो है यानी कोण ए सी डी जो है ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि शेष दोनों अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कोण ए सी डी बराबर कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए सी। उसी कारण जो अभी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री था, उसी क्रम में एक परिमेय और है जिसका रूप है कि किसी भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो बनने वाला बहिष कोण वह इन दोनों शेष जो अंतराभिमुख कोण बचते हैं उनके योग के बराबर होता है। इसलिए इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए वो कोणों से अंकित कर लें, जैसे कोण 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि कोण 4 का जो मान है वह कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले त्रिभुज ABC की चर्चा करें तो त्रिभुज ABC में अभी अभी आपने अध्ययन किया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री और इसका कारण हुआ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। और उसी प्रकार से इसको समीकरण नंबर 1 यहाँ पर देखिए बी सी डी जो है वह एक सरल रेखा है और इसलिए कोण 3 प्लस कोण 4 का जो मान है वह भी 180 डिग्री के बराबर हो और जिसका कारण है रेखीय कोण युग्म और इसको समीकरण नंबर 2। इन दोनों की तुलना करें तो देखिए इनके दाएं पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। इस प्रकार कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। दोनों पक्षों में से कोण 3 घटा लें तो मिला कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4। तो यहाँ देखिए कोण 1 और कोण 2 जो थे वो 4 के बराबर है और 4 का जो नाम था वो कोण ACD था। तो इस प्रकार कोण ABC प्लस कोण BAC जो है उसका मान हो गया कोण ACD के बराबर। तो इस प्रकार त्रिभुज की किसी भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाला जो बहिष कोण होता है उसका मान सदैव उन दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे छोटे से उदाहरण की चर्चा करें कि यहाँ पर एक का जो मान है वह मान लीजिए कि 50 डिग्री, 2 का जो मान है मान लीजिए कि 70 डिग्री और अभी हमने क्या सिद्ध किया है कि इन दोनों अंतर कोणों का जो योग होगा वह इस बहिष कोण के बराबर होगा। तो आप आसानी से कोण 4 का मान निकाल सकते हैं, यानी 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर 120। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो के माध्यम से त्रिभुजों के विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण किया कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कैसे होते हैं, कोणों के आधार पर कैसे होते हैं, फिर उनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं और दर्शाई गई। उसके बाद में आपने कुछ जो छोटे छोटे बातों का आपने अध्ययन तो कर लिया लेकिन आपको पता नहीं था कि किस प्रकार उनका योग 180 होता है और उन बातों का आपने अध्ययन किया। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इनका अध्ययन करें, इससे संबंधित जो समस्याएं हैं उनको अगले वीडियो में